आद्य ऐतिहासिक काल पहले था। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मैंने बताया था दो पार्ट है। एक तो धातु काल बताया था, नहीं पहला बताया था ताम्रपाषाण काल। पहला कौन सा था? ताम्रपाषाण काल था। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। और दूसरा जो बताया था, तो ये हो गया पहला। और जो दूसरा था वो था धातु काल। वो आपको पढ़ना क्या है, ताम्रपाषाण काल कंप्लीट हो गया है आपका। ताम्रपाषाण काल कंप्लीट हो गया है। आज जो पढ़ना है वो आपको धातु काल, नहीं हाँ धातु काल पढ़ना है। ठीक है, धातु काल में पहला जो चैप्टर है वो सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वैदिक पढ़ेंगे, लेकिन आज पहला सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। हम्म ठीक, सिंधु सभ्यता है। ठीक, ये इसके अंतर्गत तो अगर जो क्षेत्रफल की बात करें कि किस किस प्रांतों में है या किस किस राज्यों में है इसका क्षेत्रफल, तो मुख्य रूप से दो आते हैं, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ये आते हैं दो। तीसरा जो है मैंने बताया था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को आप शामिल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो शामिल, वो आप पे निर्भर है। वो आप पे निर्भर नहीं, वो क्वेश्चन पर निर्भर है। ठीक है, वो कहाँ पर निर्भर है, वो क्वेश्चन पर निर्भर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कैसे इसको शामिल करना है, कैसे नहीं शामिल करना है। प्रमुख रूप से दो पढ़ने हैं आपको, भारत और पाकिस्तान। चलिए, अब भारत पाकिस्तान, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है जो इसको वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के ये दो पार्ट हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक। हम्म, अभी आ गई आपकी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली ऑफ आर्ट, एक ही बात है। ठीक है, कहते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार पूछे बात करें तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो ही इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान। बाकी अफगानिस्तान भी है। आकार की बात करें तो आकार है इसका त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,660 या 600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान समय में जो क्षेत्रफल की बात है तो वो काफी हो चुका है, लेकिन वो आपका नहीं, यही प्रमाणित है आपका। तो ये क्षेत्रफल है। बाकी सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर हड़प्पा नगर की खोज हुई थी या उत्खनन कार्य हुआ था, जिस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सैंधव सभ्यता, ये नाम आर्यों ने दिया था। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ पर सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग हुआ था, जिस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता, यहाँ पर प्रमुख रूप से या पहली बार जो है भारत में नगरों की स्थापना या प्रचलन जो हुआ तो सिंधु सभ्यता से माना जाता है, जिस कारण इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ये है इंडो ग्रीक सभ्यता। इंडो ग्रीक सभ्यता क्योंकि इसका जो है व्यापार विदेशों में भी था और आपका भारत में भी था, यानी इंडिया। तो ग्रीक या यूनान से भी इसका व्यापार था, इधर अफगानिस्तान, बदख्शां, ईरान। ठीक है, और मेसोपोटामिया, इराक वगैरह से भी इसका व्यापार था। तो जिस कारण से इंडो ग्रीक सभ्यता भी कहा जाता है। मेलुहा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों ने कहा था, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी जाती है यहाँ पर, जिस कारण से मेलुहा सभ्यता भी कह दिया जाता है। मृतक पात्रों की सभ्यता, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो है मृत पात्रों की प्राप्त हुई थी, या मतलब खोजे गए तो उसमें सर्वाधिक प्राप्त हुए कौन से, तो मृत पात्र हुए, यानी मिट्टी के बर्तन, जिस कारण से मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक। पकी पकाई ईंटों की सभ्यता, पकी पकाई ईंटों की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भवन निर्माण किए गए थे, तो भवन निर्माण में पहली बार यहाँ की मिट्टी की ईंटें बना करके उनको पका करके फिर भवनों को बनाया गया था, जिस कारण से पकी पकाई ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके प्रमुख नगर जो हैं वो सर्वाधिक सिंधु नदी किनारे हैं, दूसरे सरस्वती नदी किनारे हैं, जिस कारण दोनों को नाम मिला करके सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से कह दिया गया। सिंडन सभ्यता, यहाँ पर कपास की खेती पहली बार हुई, जिस कारण यूनानियों ने इसे क्या नाम दिया, सिंडन सभ्यता। चलिए, अब देखिए आपको पढ़ना कहाँ क्या है, यहाँ पर पहले भारत पढ़ना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान पढ़ना है। तो अब पाकिस्तान पे भारत देखिए। ठीक है, ये भारत है आपका, भारत के स्थल यानी कौन कौन से स्थल है, कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ये मांडा पड़ता है, ये सर्वाधिक उत्तरी स्थल माना जाता है सिंधु सभ्यता का। पंजाब है,
रोपड़ है, फतेहगढ़ पड़ता है पंजाब में, संकुल पड़ता है। रोपड़ यहाँ से प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। फिर हरियाणा है, बनमाली इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कुड़ाल है, मीठाथल है, भगवानपुरा, कुंतासी कुंतासी और हेरदाड़ा। बनमाली और राखीगढ़ी दो क्षेत्र यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य है चौथा, यहाँ एक ही स्थल पड़ता है आलमगीर को, इसको ध्यान रखना। राजस्थान कालीबंगा, पीलीबंगा और ये तरखन वाला डेरा। कालीबंगा आपको पढ़ना है, याद रखना है। फिर है महाराष्ट्र का दायमाबाद, ये सर्वाधिक दक्षिणी स्थल माना जाता है सिंधु सभ्यता का, ये भी ध्यान रखना है। गुजरात में इंपॉर्टेंट है स्थल, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटदा है, फिर लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवाड़ है, बेसरपुर है, प्रभास पाटन और रौजेली, ये है। फिर है ये पाकिस्तान के आते हैं स्थल, तो पाकिस्तान के जो स्थल आते हैं उनमें देखो, मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है, लप्पा लरकाना जिला है, खैरपुर जिला है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान के। फिर है अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो अफगानिस्तान है, यहाँ से दो स्थल हैं, पहला सुरतगोई और मुंडीकाव। ठीक, सिंधु सभ्यता के समय की बात करें तो काफी विद्वानों के अनुसार काफी मत हैं, ठीक है, काफी विद्वानों के अनुसार काफी मत दिए हुए हैं सिंधु सभ्यता के समय के बारे में, लेकिन आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, 5 समय जो कि इम्पोर्टेंट है। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व है। सरजान मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1800 है। कला विलास के अनुसार 2700 से 1700। अब है सिंधु सभ्यता का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा पूर्वी स्थल की बात। तो ये देखिए, पहले उत्तरी स्थल है। उत्तरी स्थल में कौन सा है? मांडा, जो अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नदी कौन सी है? तो नदी चिनाब नदी। उत्खनन कार्य कब? तो 1982 में जगपत जोशी और मधुबाला ने किया था। फिर ये है पश्चिमी स्थल। तो जो पश्चिमी स्थल है ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी स्थल पड़ता है तुम्हारा सुतकांगेडोर। ये स्थल का नाम है सुतकांगेडोर। पड़ता कहाँ है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है? दास्क नदी है। खोज कब? तो 1927 में सर आयुर्लेस ट्रेन ने खोज की थी। पूर्वी स्थल है, तो पूर्वी स्थल है, इसको जरा ध्यान रखिएगा कि पूर्वी स्थल कौन सा है। तो पूर्वी स्थल ये आलमगीरपुर है। ये कहाँ पड़ता है? मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। खोज कब हुई थी? तो 1958 में जगदीश शर्मा ने इसकी खोज की थी। ठीक है। फिर पड़ता है इसका दक्षिणी स्थल। ये दक्षिणी स्थल है, दायमाबाद है, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। नदी गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी है। नदी इसकी सही हो जा चुकी है प्रवरा नदी। तो अगर गोदावरी की ये सहायक नदी है प्रवरा नदी, तो जैसे गोदावरी या प्रवरा ना हो तो गोदावरी, ठीक है, और जब प्रवरा है तो प्रवरा नदी सही होगी। खोज किसने की थी? दो विद्वानों का नाम आता है, बीपी बोपार्दकर और एम एस देश पांडे। ठीक है, एम एस देश पांडे। ये सर्वाधिक दक्षिण स्थल माना जाता है। फिर है सिंधु सभ्यता की खोज संबंधी तथ्य। सिंधु सभ्यता के खोज संबंधी तथ्य हैं, चलिए इनको देखिए। ठीक, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम इस सभ्यता का पता की जो बात थी तो वो चार्ल्स मैसन को चला था। फिर 1853 में कनिंघम ने यहाँ सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया तथा यह सर्वेक्षण कार्य 1853 से 1878 तक के मध्य चला, और इन्होंने सरजान मार्शल की अध्यक्षता में एक संघी प्रस वाली मुहर खोज निकाली। जब ये पॉइंट पढ़ते हो आप तो इससे यह पता चलता है कि एक संघी वाली बुल जो मुहर है वो कहाँ से प्राप्त है? तो हड़प्पा से प्राप्त है। हड़प्पा से प्राप्त है। और किसने खोजा था? तो सरजान मार्शल की अध्यक्षता में। ठीक, किसने? तो कनिंघम ने। ठीक, अगला पॉइंट है 1856 में। 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु भाई दो नामक ये दो व्यक्ति थे, इन नाम से बर्टन और बंधु भाई भाई थे। इन्होंने शोध प्रकाशित कराया। ठीक, कुछ जानकारी छपवाई, चाहे न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन में हो, तो जानकारी इन्होंने छपवाई। ठीक है, 1912 ईस्वी में पहली बार एक लेखात्मक और विधिवत स्रोत की बात जाती है
तो पहली बार 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट नामक विद्वान ने सिंधु सभ्यता घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार लेखात्मक विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पश्चिम बंगाल में प्रकाशित करा, पहली बार की बात। फिर 1921 ईस्वी में सर्जन मार्शल ने यहाँ इसके सर्जन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खुदाई की और 1926 ईस्वी में माधव सरोवर ने यहाँ खुदाई की, ठीक है, उत्खनन का कार्य किया। तो 1921 में खोजा भी गया था और 1921 में उन्होंने उत्खनन कार्य प्रारंभ करा दिया था। फिर उसके बाद कब, तो उसके बाद 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में माधव सरोवर ने यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। सिंधु घाटी सिंधुकालीन भारतीय स्थल, तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य है, पहला स्थल कौन सा पड़ता है, मांडा, अखनूर जिला है, ठीक, जम्मू कश्मीर पड़ता है। खोज व उत्खनन किसने की, खोज व उत्खनन के लिए दो नाम आते हैं 1982 में, जगपत जोशी और मधुबाला। नदी कौन सी है, चिनाब नदी है, और प्राप्त साक्ष्य में है चार्ट व ब्लड के साक्ष्य हड्डी का बाड़ा। विशेषता क्या है इसकी, यह भारत में सिंधुकालीन उत्तरी स्थल माना जाता है। ये हो गया, ये हो गया। और अगला जो स्थल है वो कौन सा स्थल है, अगला है पंजाब के, पंजाब राज्य। पंजाब का जो स्थल है वो है रोपड़। कहाँ पड़ता है, रोपड़ एक स्वयं जिला है जो वर्तमान समय में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। आधुनिक नाम यानी वर्तमान नाम क्या है, तो रूपनगर। खोज किसने, तो 1953 में, किसने की, तो 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की। नदी कौन सी है, सतलज नदी है। प्राप्त साक्ष्यों में क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी है, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी है। फिर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साथ यहाँ से प्राप्त हुई। एक पॉइंट है कि 1900 जब 53 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्त यानी भारत विभाजन और भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो हुआ था 1947 ईस्वी में। 47 ईस्वी के बाद अगर कोई भी भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित किसी भी स्थल की खोज होती है तो वो रोपड़ स्थल है, वो ध्यान रखना। तो रोपड़ ये ध्यान रखना है आपको, ये है पंजाब का। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी खोज और कहाँ पड़ता है, पंजाब का है। दूसरी बात यहाँ से एक पॉइंट ये वाला है कि भारत में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, तो रोपड़ से। अगला जो पॉइंट है वो ये वाला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खोजा जाने वाला प्रथम स्थल रोपड़ माना जाता है। अन्य स्थल है फतेहगढ़ है, संघोल है। फिर है हरियाणा, फिर है हरियाणा। तो हरियाणा के स्थल हैं बनमाली है, ये कहाँ पड़ता है, हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। नदी की सरस्वती या रंगोली नदी। क्या क्या मिला है, तांबे का बाड़ाग्र है, मिट्टी का हल है, जौ की खेती के साथ है, मिट्टी के खिलौने हैं, हल्की आकृति है। हल्की आकृति यहाँ से पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। फिर है राखी गढ़ी, ये भी जो है हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। 1969 में 1969 में इसकी खोज हुई थी। किसने खोजा था, सूरज भान सिंह ने खोजा था। 1969 में खोज है। और उत्खनन कार्य कब हुआ, 1997 1997 में अमरेंद्र नाथ ने उत्खनन कार्य कराया यहाँ पे। किसने कराया, तो अमरेंद्र नाथ ने उत्खनन कार्य कराया यहाँ पर, ठीक। नदी कौन सी है, तो ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। प्राप्त साक्ष्यों में क्या है, ताम्र उपकरण है यानी तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, मुद्रा अर्थात हड़प्पा लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिस मुद्रा पर, तो वह मुद्रा मिली हुई, यानी जो मुद्रा मिली हुई है यहाँ पर उसमें हड़प्पा लिपि के अवशेष मिलते हैं। विशेषता क्या है, राखी गढ़ी जो है सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पहले क्या था, तो पहले मोहनजोदड़ो था, पहले मोहनजोदड़ो था, लेकिन वर्तमान समय की जो बात करेंगे तो वो राखी गढ़ी, ठीक। फिर अन्य स्थल है कुड़ाल है, मीताथल है, भगवानपुरा है, फिर दाड़ा है, ठीक, ये ध्यान रखना है डाला। फिर है
ज्यादा इसके ऊपर दिया। ठीक। हम्म, उत्तर प्रदेश। एक स्थल यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो आलमगीरपुर। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ? मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने। नदी कौन सी है? हिंडन नदी है। प्राप्त साक्ष्य में कौन सा साक्ष्य मिले हैं? मृदभांडों पर चित्ररंगीन चित्रकारी प्राप्त हुई है। गिलहरी का चित्र है। बाकी एक बर्तन से रोटी प्राप्त हुई है, वो अलग बात है। और बाकी चित्र हैं, रंगीन मृदभांड मिले हुए हैं। तो और भी चीजें प्राप्त हुई हैं। ये इम्पोर्टेंट है। विशेषता क्या है? यह भारत का सर्वाधिक सिंधुकालीन पूर्वी स्थल माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों की स्क्रीन पर सही दिख रहा है? सही दिख रहा है सर, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, सब ठीक है। सब ठीक है फिर। हम्म। अगला है राजस्थान है। तो राजस्थान का स्थल कौन सा है? कालीबंगा स्थल है। ये कहाँ पड़ता है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। खोज 1953 में आमलानंद घोष ने। उत्खनन कार्य 1960 से 61 बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने की थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कालीबंगा से ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि सिंधुकालीन वह स्थल जिसका उत्खनन कार्य 3 स्तरों पर हुआ है। तो कालीबंगा जिसका उत्खनन कार्य 3 स्तरों पर हुआ है, तो कालीबंगा। वो चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक। कालीबंगा जो है, खोज हो गया, उत्खनन कार्य हो गया। नदी है तो घग्गर नदी है यहाँ से। प्राप्त साक्ष्यों में तो बेलनाकार मोहरे सिलेंडर सील मोहरों का संबंध है। तो सिंधुकालीन कालीबंगा से प्राप्त में होता है, मतलब प्राप्त होता है संबंध, यानी मतलब सर्च प्राप्त होते हैं। और जो संबंध की बात करें तो इनका संबंध कहाँ से है? मेसोपोटामिया से है। जो राजस्थान का कालीबंगा स्थल था, तो कालीबंगा जो केंद्र है वहां से मेसोपोटामिया का जो है व्यापार होता था, वहां से होता था। और गुजरात का जो धोलावीरा है वहां से भी होता था। तो जो भी यहाँ पर स्थल मिले थे, यानी जो कालीबंगा यहाँ पर चीजें जो आयातित होती थी, तो उन चीजों में उसके मोहरें भी होती थी। और तब यही प्रथा प्रचलित थी, नियम प्रचलित था कि जो भी चीज वह वस्तु भेज रहे हैं आपके पास, तो उसकी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए उसमें अपनी मुद्रा रखते थे, यानी अपने एक निशानी रखते थे, ताकि आप पहचान सको कि यह वस्तु किसकी है, यह वस्तु किसकी है। तो इसलिए मोहरों का प्रचलन होता था। तो जो मोहरे हैं उनका संबंध कहाँ से है? उनका संबंध मेसोपोटामिया से ही है, कालीबंगा से जो सिलेंडर सीन मोहरे प्राप्त हुई हैं। और बाकी प्राप्त कहाँ से हुई हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर सील मोहरे नहीं थी। सिलेंडर सील मोहरों का आकार में जब लिखी जाती है बात, आकार में लिखा जाता है सिलेंडर सील मोहरे, लेकिन सिलेंडर सील मोहरे यहाँ पर नहीं बनाई गई थी। फिर अगले साक्ष्य क्या है? देखो, बेलनाकार मोहर हो गई। क्या सिस्टम है भाई? बेलनाकार मोहर हो गई। अग्नि हवन कुंड के अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य हैं। फिर अलंकृत ईंटें हैं, सिलबट्टा है, तांबे की बटन है, कांसे की सुई, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, काली चूड़ियां और लकड़ी की नालियां। तो ये जो 2 पॉइंट हैं आपके, कौन कौन से हैं? अभी मार्क कर रहा हूँ। ये काली चूड़ियां यानी काले शिलामंडी की चूड़ियां, जिस कारण इसका नाम पड़ा था कालीबंगा। ठीक है। और एक और स्थल है, वहां पीले शिलामंडी की यानी पीले पत्थर की चूड़ियां मिली है, जिस कारण उसका नाम पीलीबंगा पड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लकड़ी की नालियां कहाँ से बनी हुई हैं? ये कालीबंगा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि हवन कुंड के साथ, अग्नि हवन कुंड के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। बेलनाकार मोहरे या सिलेंडर सील, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो ध्यान रखना। अलंकृत ईंटें, ये भी ध्यान रखना। फिर एक विशेषता है ये कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले शिलामंड की चूड़ियां। ठीक। हम्म।
फिर ये है राजस्थान का पीलीबंगा, तरखनवाला डेरा। पीलीबंगा ध्यान रखना। बाकी ये जो छोटे छोटे हैं तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कहाँ पड़ते हैं यह स्थल। ठीक। अब अगला जो है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपको देखना है। सुहा, आप बार बार लेफ्ट हो रहे हो, क्या बात, क्या दिक्कत है आपको? अभी पूरी पूछूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नहीं बताओगे तो फोन करके पूछ लूंगा पूरी। ठीक। दाइमाबाद है। दाइमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। खोज बीपी बोपार दिनकर ने की थी। नदी कौन सी है तो गोदावरी की सहायक परवरा नदी है। विशेषता क्या है कि यह भारत का सिंधुकालीन दक्षिणी स्थल माना जाता है। यह भारत का सिंधुकालीन दक्षिणी स्थल माना जाता है। फिर अगला देखिए गुजरात। गुजरात का ये स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा। ये कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। और खोज 1968 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी। उत्खनन कार्य 1990 ईस्वी में आर एस बिष्ट ने किया था। नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ठीक है। ये जरा ध्यान रखना कि नदी कौन सी है। तो लूनी नदी है। लूनी नदी। मनहर भी है। जब तक लूनी है तब तक लूनी सही है, अगर लूनी नहीं है तो मनहर, क्योंकि मनहर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लूनी नदी इसकी दो बार पूछी जा चुकी है। तो वो ध्यान रखना कि कौन सी नदी है। तो लूनी नदी है। प्राप्त साक्ष्यों में बात करें तो हड़प्पाई लिपियुक्त अभिलेख, साइन बोर्ड के प्राप्त साक्ष्य हैं। पर कोटेदार चार दीवारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। एक ये पॉइंट है कि 27 जुलाई 2021 को इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट है धौलावीरा का अर्थ होता है श्वेत कूप, ठीक है, या सफेद कुआं। ये भी ध्यान रखना। और इसका ये पॉइंट है, ये भी सबसे लास्ट वाला, ये भी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या है कि धौलावीरा को किलाबंद दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर जो परकोटेदार चार दीवारी व्यवस्था थी, ठीक है, तो उस कारण इसे किलाबंद दुर्ग भी कहा जाता है। फिर है सुरकोटदा। ठीक। कहाँ पड़ता है? ये भी कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। खोज 1964 में जगपत जोशी ने की थी। प्राप्त साक्ष्यों में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान और तराजू का पलड़ा ध्यान रखना। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी ध्यान रखना। ठीक। फिर है अगला, ये लोथल है। तो लोथल ये भी इम्पोर्टेंट है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। नदी कौन सी है? भगवा नदी है। प्राप्त साक्ष्य यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य गोदीवाड़ा या बंदरगाह या डॉकयार्ड, एक ही बात है। ठीक है। गोदीवाड़ा या बंदरगाह या डॉकयार्ड एक ही बात है। को पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। फारस की मोहर यानी ईरान की मोहर। युगल समाधान, चालाक लोमड़ी की कथा जो पंचतंत्र से प्रेरित है या हाथी दांत है। चावल के बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन है। चौकोर अग्निवेदिका है। घोड़े की मरण मूर्तियां हैं। पंक्तिनुमा 27 कब्रें हैं। 17 शतरंज बोर्ड के नमूने हैं। तांबे का हंस है। नाप तोल के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नाप तोल के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे का कुत्ता व पक्षी। ठीक। मृतक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना गोदीवाड़ा। हम्म। ये ध्यान रखना। फिर क्या है? चालाक लोमड़ी वाला ध्यान रखना पॉइंट। चावल के चावल तथा बाजरे के बीजों पर दो मुहे वाले राक्षस का अंकन है, वो ध्यान रखना। फिर तांबे का हंस ध्यान रखना। नाप तोल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। मृतक के साथ बकरे दफनाने के साथ, ये चीज ध्यान रखना। लोथल को मुर्दों का टीला कहा जाता है। लोथल को मुर्दों का टीला कहा जाता है। ये हो गया। गुजरात के अन्य स्थल हैं। मालवाड़ है। बेसरपुर है। प्रभास पाटन है। रोजेती है। छोड़ दो इनको। अब पढ़ते हैं पाकिस्तान के स्थल। तो पाकिस्तान के स्थल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक पाकिस्तान के सिंधुकालीन स्थल, ये हड़प्पा है। कहाँ पड़ता है? मांट गोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। खोज
तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब उत्खनन कार्य में दो व्यक्तियों का नाम है। तो 1926 में माधव स्वरूप वत्स हैं और 1946 में मार्टिन व्हीलर हैं। नदी कौन सी है? तो रावी नदी है। प्राप्त साक्ष्य में अन्नागार है, तरबूज के बीज है, गरुड़ वाली मोहर है, कांसे का दर्पण है, उर्वरता की देवी, ये मोहर है प्राप्त। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये दिखाया गया है। शंख पर बने बैल का चित्र है, मछुआरों का चित्र है, तांबे का इक्का है, तांबा गलाने का कारखाना है, धान कूटने की ओखली है, मृतिका पात्र के ढक्कन पर दो हिरणों का चित्र है, 14 ईंट के भट्ठे हैं, 37 ईंटों के अवशेष प्राप्त हैं। प्रथम पुरुष धड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पुरुष धड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 लड़ियों वाला हार, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, इसे देखो, ये है मोहनजोदड़ो है, लड़काना जिला पाकिस्तान, ये मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है। खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। उत्खनन कार्य 1927 में अर्नेस्ट मैके, फिर 1930 में मार्टिन व्हीलर ने किया। नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। और अभी जो बताए थे, कौन बताए थे? लोथल बताए थे। कौन सा? लोथल ही बताया था मैंने शायद। हाँ, लोथल। इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। ठीक। अब देखो, प्राप्त साक्ष्य क्या कहा जाता है? इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। प्राप्त साक्ष्य में क्या है? विशाल अन्नागार है या ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। सभा भवन के साक्ष्य है, विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ, नर्तकी की प्रतिमा है, दाढ़ी वाले या दाढ़ी युक्त पुजारी की प्रतिमा है, सूती कपड़े के साक्ष्य हैं, 16 मकानों का बैरक है, बर्तन या जार या पेंटेड अर्थनवाद, महाविद्यालय, कुंभकार भट्टों के अवशेष, तांबे की मानव मूर्ति, जठहार है, मातृ देवी की प्रतिमा है, पक्षी का पिंजड़ा है। ये चीजें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना जरा। फिर है कोट डीजी, खैरपुर जिला पाकिस्तान में पड़ता है। खोज 1953 या 55 में फजल अहमद ने की थी। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। प्राप्त साक्ष्य में कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान। फिर है चान्हो दड़ो, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है चान्हो दड़ो, ठीक। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है चान्हो दड़ो, ठीक है। और इसकी खोज है 1925 में अर्नेस्ट मैके ने, उत्खनन कर 1931 में अंजू एनजी मजूमदार ने की थी। नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, ठीक। प्राप्त सच में क्या है? तांबे की बख्तक इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ, लिपस्टिक व सौंदर्य प्रसाधन के साथ, इंपॉर्टेंट है। कांसे की गाड़ी, वक्राकार ईंटें, मछलियों के अंकन वाली मोहर, अलंकृत हाथी। फिर क्या है? फिर है सुर सुतकांगे डोर, फिर है सुतकांगे डोर, ठीक। सुतकांगे डोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। खोज 1927 में सर आइलस्टीन ने। नदी कौन सी है? दास्क नदी है। प्राप्त साक्ष्य में बेबीलोन से मेसोपोटामिया की व्यापार के साक्ष्य, अस्थिराख से भला भरा बर्तन, और सुतकांगे डोर, यह जो है सिंधुकालीन सर्वाधिक पश्चिमी स्थल माना जाता है, सर्वाधिक पश्चिमी स्थल माना जाता है। फिर सुतका को है छोड़ देना, या अल्लाह दीनो छोड़ देना, ठीक है। इसकी एक विशेषता है कि यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक छोटा स्थल, यानी सर्व सबसे छोटा स्थल माना जाता है। फिर क्या है? ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। हम्म, सिंधु घाटी की कला का विभाजन है। सिंधु घाटी की कला का विभाजन मूर्ति कला है, वास्तुकला और चित्रकला। बाकी यहाँ पर लेखन कला और आभूषण कला के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। लेखन कला और आभूषण कला के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, वो ध्यान रखना। अब मूर्ति कला में 3 प्रकार की मूर्तियां मिली हुई हैं: धातु की प्रतिमा, पत्थर की मूर्तियां व टेराकोटा की मूर्तियां, ठीक। 3 माध्यमों की प्रमुख रूप से प्रतिमाएं मिली हुई हैं, तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर है सिंधु घाटी की मूर्ति कला।
हेडिंग है यहाँ पर। सबसे पहले धातु की प्रतिमा है, तो धातु की प्रतिमा में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिमा है वो कौन सी प्रतिमा है? नर्तकी की प्रतिमा। ये नर्तकी की प्रतिमा है जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रतिमा मानी जाती है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। प्राप्त स्थल कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से है। माध्यम क्या है? तो कौन सा माध्यम है? निर्माण तकनीक, लास्ट वैक्स प्रोसेस या लुप्त मोम ढलाई विधान या सिरे पर्दू जापानी भाषा में कहते हैं, और मधुचिष्ट विद्य या ढोकरा पद्धति। ठीक है। माप इसकी है 10.5 गुड़े 5 गुड़े 2.5 सेंटीमीटर। इंच में है 4.5 इंच। ठीक। संग्रहित कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। किस अवस्था में है या किस शैली में? तो रूढ़ अवस्था। ठीक है, रूढ़ अवस्था में है, ये पूछी गई थी, ध्यान रखना। ठीक। विशेषताएं, विशेषताएं पढ़ लेना एक बार जरूर। इस मूर्ति का बायां हाथ बाएं पैर की जंघा पर रखा हुआ है तथा अभीष्ट ताल देने की मुद्रा में है। बाएं हाथ में कलाई से लेकर कोहनी तक चूड़ियां बनी हुई हैं। भुजबंद, भुजबंद जिसे बगड़ी कहा जाता है, जो बाजुओं में पहना जाता है, आदि को पहने हुए दिखाया गया है। मूर्ति का दाहिना हाथ उसकी दाहिनी कमर पर है, रखा हुआ है, तथा इस हाथ में दो भुजबंद पहने हुए दिखाया गया है। गले में 3 फूलों यानी त्रिपुलिया हार को पहने दिखाया गया है तथा बालों का चूड़ा बंधा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी की प्रतिमा सर्वप्रथम भारतीय धातु निर्मित प्रतिमा मानी जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी है। ये जो बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है, इसमें दो चीजें पॉइंट है यहाँ पर। कहीं लिखा मिलता है बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है, और कहीं लिखा हुआ आता है कि बाएं हाथ की मुट्ठी में कटोरा लिए हुए है। ठीक है, तो बाएं हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है इसलिए मैंने लिखा है, क्योंकि यह नृत्य मुद्रा में है तो कटोरा का संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसको जो है बंधी हुई मुट्ठी लिखा है, बताया है। फिर क्या है? प्रतिमा के पैर अनुपात रहित हैं। अनुपात रहित अर्थात पूर्ण संपूर्ण पैरों को नहीं दिखाया गया है। अवाच्य प्रतिमा है, अवाच्य रूप में। इस प्रतिमा के में लय व गति का अद्भुत समावेश है। ठीक है। इस मूर्ति की तुलना कुल्ली मुही से प्राप्त मृण मूर्तियों से की जाती है। जो कुल्ली मुही की कौन सी थी सभ्यताएं? वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी, वहां की मृण मूर्तियों से की जाती है। ठीक। यह मूर्ति ऋग्वेद में नृत्य मुद्रा में खड़ी दिखाई गई है। ऋग्वेद जो आपका ग्रंथ है, तो उसमें इस मूर्ति को दिखाया गया है और नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल यानी वीएस अग्रवाल, ठीक है, वीएस अग्रवाल के अनुसार इस प्रतिमा में अंकित कणों को खाद्य कहा गया है। किसमें? तो ऋग्वेद में। अन्य प्रतिमाएं हैं भैंसा और भेड़ की प्रतिमा है मोहनजोदड़ो से, कुत्ते की ताम्र प्रतिमा लोथल से है, वृषभ की कालीबंगा से है। चलिए देख लीजिए अब प्रतिमा। ये है नर्तकी की प्रतिमा। ठीक है, तो ये नर्तकी की प्रतिमा है। ठीक है, ये जो है इसका हाथ है, इसमें देखो दो भुजबंद है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, ये कड़े हैं, ये भुजबंद है, यहाँ पर दो भुजबंद हैं, दो कड़े हैं। जो ये दाहिना हाथ है, यहाँ कलाई से लेकर के यहाँ तक की ये बंधी हुई चूड़ियां दिखाई गई हैं। ठीक है, एक सेकंड जरा। ये जो इसका हाथ है, तो इसका जंघा पर रखा हुआ है ये वाला हाथ, तो जंघा पे रखा हुआ है, इसमें देखो वो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि कटोरा है या मुट्ठी बंधी हुई है। ठीक है, तो अगर कहीं कटोरा या मुट्ठी बंधी हुई लिखी मिलती है तो वो दोनों बातें सही हैं। ये दोनों हाथ मतलब कलाई से लेकर के कोहनी तक चूड़ियां पहने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कमर में करधनी दिखाए हुए है, जो मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है। गले में ये 3 फूलों का हार है, बालों का जोड़ा बंधा हुआ है, और इसके माथे पर एक आवरण भी है फीते नुमा। ठीक है, वो भी नहीं दिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, और मतलब पॉइंट नहीं बताया हुआ वहां पर। तो ये चीजें प्रतिमा को आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक। पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये प्रथम पुरुष धड़ है, जिसका दूसरा नाम मेल टोरसो भी कहा जाता है। प्राप्त कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त है। प्रथम माध्यम क्या है? तो लाल बलुआ पत्थर या लाल जेस्पर भी कहा जाता है। माप करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.2 गुड़े 5.8 गुड़े 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगली माप क्या है? 3.3 या फिर 3.4 इंच में है।
फिर समय है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। खोज MS वाइटस ने कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अन्य विशेषता, यह प्रतिमा आदिनाथ ऋषभ देव की मानी जाती है, यानी संबोधित किया जाता है या तुलना की जाती है। ठीक है, लिखा मिलता है बुकों में कि मानी जाती है, तो मानी जाने का कोई तात्पर्य नहीं है, वो गलत लिखा है बुकों में, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका जो समय है सिंधु सभ्यता से, और समय क्या है 500 से 2500 से 1500, और आदिनाथ या मुखर्जी की उस समय कोई मतलब जन्म या पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो जो इंसान पैदा ही नहीं हुआ है तो उससे पहले प्रतिमा कैसे बन सकती है? तो वो लिखा मिलता है कि मानी जाती है प्रतिमा आदिनाथ या ऋषभदेव की, तो वो गलत है। हालांकि बुकों में लिखा मिलता है, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि तुलना की जाती है, वो भी बात सही, यहाँ तुलना कर सकते हो, वो ठीक है। अगला पॉइंट है, गर्दन व इसके हाथों में छेद है, जिससे यह पता चलता है कि यह प्रतिमा जोड़ विधि द्वारा बनाई गई थी, यानी जोड़ जोड़ करके बनाया गया था। इस प्रतिमा को लाल जैस्पर या मेल टोर्सो भी कहा जाता है। प्रतिमा देख लेना कहीं कौन सी है, ये है प्रतिमा। ठीक है, ये देखो छेद है इसके, ये छेद है, नहीं नहीं नहीं, नहीं रुक जाइए, गलत, ये छेद है, ठीक है, हाथों में, और यहाँ पर छेद है। ठीक है, तो इस प्रतिमा को देखने को मिलता है, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं है, दिखाई देता है। ठीक है, ये दिखाई देता है कि हाथों में इसके छेद हैं। ठीक है, तो इस छेदों में दूसरे हाथ को शामिल किया जाता है, जिस कारण इस प्रतिमा को क्या है, यही मतलब बताया जाता है कि जोड़ विधि द्वारा यह प्रतिमा बनाई गई थी। द्वितीय पुरुष धड़, इसे नर्तक धड़ कहा जाता है। समय 2500 से 1500। अधिकतर प्रतिमाओं का समय यही रहता है, 2500 से 1500। प्राप्त स्थल हड़प्पा से मध्यम स्लेटी चूना पत्थर या काला पत्थर या ग्रे लाइमस्टोन या ग्रेस्टोन। ठीक है, संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। माप है 3.3 नहीं 3.7 या 3.8 इंच। 8 इंच, जब 3.8 इंच तक पहुंच जाता है तो लगभग में 4 इंच कह सकते हो आप। 10 × 4 × 3 सेंटीमीटर की माप, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर वाली थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, इंच वाली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी दोनों याद रखनी पड़ेंगी। लेफ्ट कौन हो रहा है बार बार? वाजपेयी जी। भैया जी लेफ्ट मत होइए, ठीक है, स्किप हो जा रही हैं चीजें आपकी। अन्य विशेषता, यह नटराज की प्रतिमा मानी गई है। ठीक है, DP अग्रवाल ने इसे नव युवती की मूर्ति मानी है। DP अग्रवाल यानी धर्मपाल अग्रवाल पूरा नाम। यह काले रंग के पत्थर का बना हुआ है, दाहिने पैर के बल खड़ा हुआ है तथा बायां पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है, जिस कारण से नर्तक धड़ भी कहा जाता है। ये बहुत विशेषता इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखा रखी मैंने यहाँ पर, उन विशेषताओं को लिखा रखा है जो इंपॉर्टेंट है। इसको देख लो जरा, ये है, देखो इसका ये पैर नृत्य की मुद्रा में है। रुक जाइए, कलर चेंज करता हूँ। ये पैर नृत्य की मुद्रा में। अवाच प्रतिमा है, पूरे पैर नहीं बनाए हुए हैं, इसके कटे हुए हैं, ना पूरे हाथ हैं, ना पूरे ना इसकी गर्दन, इसमें भी छेद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये पैर नृत्य की मुद्रा में, जो चीजें वहां पर लिखी हुई तो प्रतिमा को देख करके आप समझ सकते हैं कि यह किस। अब पूरी ब्लैक है, यानी क्या है? ग्रे लाइमस्टोन या ग्रे स्टोन या काला पत्थर। पुजारी की प्रतिमा। ठीक है, प्राप्त स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, माध्यम सफेद चूना पत्थर या स्टेटाइट पत्थर या सिलखड़ी पत्थर। ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर नहीं है कुछ तो सफेद चूना पत्थर इंपॉर्टेंट, नहीं तो स्टेटाइट पत्थर हो सकता है या सिलखड़ी पत्थर हो सकता है। ठीक है, माप क्या है? 18 × 11 × 8 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है माप इसकी। संग्रहालय की बात करते हैं, यहाँ पर दो तथ्य आते हैं। पहला, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगर ये कराची वाला नहीं है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, वैसे कराची वाला। अन्य विशेषताओं में कि इसे योगी की मूर्ति वाला नाम डॉक्टर चंद्रा ने दिया था, पुजारी वाला नाम मैकेवा जिम्मर ने दिया था। इस मूर्ति को पुरोहितों की मूर्ति या दाढ़ी वाले ध्यानी पुरुष योगी की नाम से भी जाना जाता है। इसके बाएं कंधे पर त्रिफुलिया पुष्प अलंकरण वाली चादर का अंकन किया गया है। ठीक है, इसके बालों में बाल फीते से बंधे हुए हैं तथा इसके दांत, दाढ़ी व केसों को भली भांति संवारा गया है। नेत्र समाधि अवस्था में है। अब समाधि अवस्था में है, यहाँ पर भाषा बदल भी सकते हैं कि नेत्र अधमुंधी अवस्था में है। ठीक है,
या ध्यानस्थ मुद्रा में है, या अध खुले हैं या अध मुंदे हैं, ठीक, एक ही बात है। नाक जो नेत्र है समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। जब इंसान क्या है आधी आंखें बंद करता है, ठीक है, और आधी आंखें खुली रखता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी दृष्टि सीधे नाक के या नाक की भाग या अवस्था में है या उस तरफ पड़ रही है। इस प्रतिमा का सिर जो है भारी दिखाया गया है, जबड़े चौड़े और होंठ भद्दे दिखाए गए, कान तस्तरीनुमा दिखाए गए हैं। इस पुरुषाकृति का मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलवा दिखाया गया है। मस्तक छोटा है और पीछे की ओर ढलवा है। गर्दन मोटी दिखाई गई है, आंखें अधमुंदी हुई। इसकी त्रिफुलिया चादर का संबंध मिस्र और पश्चिमी एशियाई देशों में देव प्रतिमाओं के साथ देखा जाता है। इस पुरुषाकृति की मुद्रा को संभावी मुद्रा कहते हैं। मुद्रा ध्यान रखना, नर्तकी की मुद्रा पूछ ली थी, रूढ़ावस्था या मुद्रा, वो नृत्य की मुद्रा में अवस्था रूढ़ावस्था, ध्यान रखना। डी एच गार्डन ने इसे सुमेरियन प्रभाव युक्त बताया। यह अवाच्य प्रतिमा है। अवाच्य प्रतिमा है क्योंकि पूरी प्रतिमा नहीं है। जितनी भी पूरी प्रतिमाएं नहीं है वो सारी अवाच्य प्रतिमाएं ही होती हैं। अन्य मूर्तियों में पुरुष मस्तक है। ये कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। माप है 7 इंच। माध्यम सफेद पत्थर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। पश्चिम मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। शरीर भेड़ का है और मस्तक हाथी का है। ठीक, ये है आप पुजारी की प्रतिमा। ठीक है, ये लिखा हुआ है दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है, दाढ़ी वाले बाबा की प्रतिमा या योगी की प्रतिमा। ठीक है, जो भी हो, ठीक है, वो ये देखो नाक, ये जिसके जो है आंखें हैं अधमुंडी हैं, माथा छोटा हुआ है, इतना माथा दिखाया हुआ है, ये है माथा, इधर से बाल है ऊपर, ये भली बात सवार है, ये मांग है। ठीक है, दाढ़ी बहुत बढ़िया संवारी हुई है, ऐसा लग रहा है थानोस जैसी। हाँ, थानोस जैसी। ठीक है, होंठ देखो बड़े बड़े हैं, मतलब भद्दे हैं, जबड़े जो है चौड़े दिखाए गए हैं। ठीक है, जबड़े चौड़े दिखाए गए हैं। कान तस्तरी नुमा है, गर्दन देखो कितनी मोटी है। ठीक है, ये हाथ इसका टूटा हुआ, इतनी प्रतिमा है ये। और देखो 3 फूलों का अंकन पड़ा हुआ है, अंकन वाली चादर है ये। ठीक है, और एक पॉइंट ये है, तो उसको जरा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या दिखता है? दिख, दिख नहीं रहा है। ये जो व्हाइट लाइनिंग दिख रही है हल्की हल्की, तो यहाँ पर एक फीते का आवरण बंधा हुआ है। ठीक है, आवरण बंधा हुआ है और यहाँ पर कुछ डिजाइन सी बनी हुई है, यानी इसके बाल जो फीते से बंधे हुए हैं और डिजाइन बनी हुई है, तो वो चीज ध्यान रखना। ये है प्रतिमा, पुजारी की प्रतिमा। ठीक, क्या कितना है? 27 नंबर, 27 यानी 28। हम्म, अब देखिए टेराकोटा, ये टेराकोटा की मूर्तियां। तो पहले देखिए कि टेराकोटा की मूर्तियां होती कौन सी हैं, किन्हें कहा जाता है। ठीक, जिन्हें मिट्टी से बना करके आग में पकाया जाए, उन मूर्तियों को टेराकोटा मूर्ति या मृण मूर्ति कहते हैं। मृण मूर्तियों को में नारी प्रतिमाएं प्रमुख रूप से प्राप्त हैं, तथा साथ ही मनुष्यों व पशुओं की भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नारी प्रतिमा सर्वाधिक प्राप्त होती हैं, तथा सभी नारी प्रतिमाओं को कल्याणकारी मुद्रा में दिखाया गया है या प्राप्त हुई है। किस मुद्रा में दिखाई गई है सभी नारी प्रतिमाएं? तो कल्याणकारी मुद्रा में दिखाई गई है। नारी मृण मूर्ति को मातृ देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, देखो मूर्ति, मृण मूर्तियां, ये प्रमुख मृण मूर्तियां हैं। हम्म, मातृ देवी की प्रतिमा। प्राप्त स्थल बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, कहाँ से है? तो मोहनजोदड़ो से। माध्यम टेराकोटा या कचली मिट्टी कह सकते हो। माप है 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अन्य विशेषता, इस प्रतिमा के गले में कंठा चोकर, बाजुओं में भुजबंद तथा पहने हुए दिखाया गया है। गले में कंठा चोकर, बाजुओं में भुजबंद पहने हुए दिखाया गया है। गले में भांति भांति प्रकार के हार पहने दिखाए गए, 5 हार हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 5 हार पहने हुए दिखाए गए, जिसमें एक बड़ा सा हार
कंधों से लेके करधनी तक झूलता हुआ दिखाया गया है, जिसके जिसे महाहार के नाम से जाना जाता है। गले में से 5 प्रकार के भांति भांति प्रकार के 5 हार को पहने हुए दिखाया गया है, और एक हार सबसे बड़ा है जो गले से लेकर करधनी तक झूलता हुआ दिखाया गया है, जिसे महाहार के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा की कमर में करधनी पहने हुए दिखाया गया है। ठीक। मूर्ति के सिर पर पंखनुमा आवरण है पहने दिखाया गया है, जिसके निचले सिरे पर एक फीता बंधा हुआ है। मूर्ति के स्तन उन्नत दिखाए गए हैं। ठीक है। तथा आंखों के स्थान पर गोल गोल पुतलियां चिपकाई गई हैं, जो अलग से देती हैं, प्रतीत होती हैं, अलग से चिपकाई हुई प्रतीत होती हैं। शरीर पर मुख का भाग अलग से चिपकाया हुआ प्रतीत होता है, तथा इस मूर्ति को जंघाओं तक ही बनाया गया है, यानी अर्थात ये भी अवाच्य प्रतिमा है। भारतीय साहित्य में, साहित्य का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ग्रंथों या वेदों या पुराणों में, तो भारतीय साहित्य में इन प्रतिमाओं को देवी माता आदित्य कहा गया है, जो आगे चलकर लक्ष्मी के रूप में स्थापित हुई और आज भी उस परंपरा में स्थापित होकर के ये पूजी जाती है। फिर है, लगभग सर्वाधिक मृण मूर्तियां नग्न ही बनाई गई हैं। ठीक है, वस्त्रहीन बनाई गई हैं। इस प्रतिमा में 5 हार पहने दिखाए गए, यहाँ पर संख्या बता दी गई है, ऊपर नहीं है। ठीक। फिर अन्य प्रतिमाएं, लुंगी पहने हुए मानव की प्रतिमाएं और घड़ियाल की प्रतिमा हड़प्पा से, इंपॉर्टेंट नहीं है। बालकों की मृण मूर्तियां मोहनजोदड़ो से हैं। गौरिल्ला या गाय की मृण मूर्तियां लोथल से हैं। बालकों की ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से। ये है मातृ देवी की प्रतिमा। ऊपर दिख रहा हो तो देख लीजिए, ऊपर देखो, पंखे नुमा आवरण है ये। ठीक है, ये पंखे नुमा आवरण है, और आंखों की पुतलियां देखेंगे बहुत, इसमें क्या है, पीडीएफ किया हूं तो कन्वर्ट हुआ है, तो थोड़ा अलग सा हो गया है इसका फेस, या मतलब फोटो। इसकी जो पुतलियां हैं तो आंखों की अलग से चिपकाई हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, कानों में पहने हुए दिखाई दिया है, गले में कंठा चोकर यहाँ पर पहने हैं। ये हार पहने हैं, 1 2 3 4, पांचवा किधर गया, 1 2 3 4, 4 है, पांचवा शायद ये वाला हो यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है। तो 5 हार पहने हुए दिखाया गया है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये वाला जो हार है, लाल हो जा भाई, ये वाला जो हार है, ठीक है, ये महाहार है। और ध्यान रखना कि इस हार पर जो है क्या है, कमल के ठप्पों के निशान छपे हुए हैं। कमल के ठप्पों के निशान छपे हुए हैं, जो वहां पर लिखा नहीं है। ये कमर में क्या है, कमरबंद होता है या करधनी है। ठीक है, वस्त्रहीन अवाच्य प्रतिमा है। ये बाजुओं में भुजबंद पहने हुए है, लेकिन हाथ पूरे नहीं है, लेकिन भुजबंद पहने हुए दिखाया गया है। ठीक, यहाँ तक ही बनाया गया है इस प्रतिमा को, यानी नीचे का भाग नहीं है, अर्थात यह प्रतिमा अवाच्य है। प्रतिमा देख लेना, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि पहचान सको। पेपर में पूछा जाता है, चित्र दिया होता है, उपरोक्त चित्र को पहचानिए, उसका शीर्षक बताइए, यानी नाम क्या है, या माध्यम क्या है, विधि क्या है, कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। सिंधु घाटी की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला देखना है, भारतीय इतिहास में नगरों का जो प्रादुर्भाव सिंधु सभ्यता से माना जाता है। प्रादुर्भाव अर्थात जन्म कहाँ से, सिंधु सभ्यता से। इस सभ्यता में नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला इसे हम नगरी टीला कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सामान्य जनजीवन का निवास होता था। पश्चिमी टीला इसे दुर्ग टीला कहा जाता था, कह सकते हैं, इसमें राजा का निवास होता था। और जो दुर्ग टीला होता है, ये रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, और जो रक्षा प्राचीर से घिरा घिरा होता था, इसमें एक मेन भवन होता था। मेन भवन के चारों तरफ जो है सैनिकों या मतलब अन्य राजा अधिकारियों का निवास होता था। एक सिर्फ नहा का नगर था जो धौलावीरा था। तो वो पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का नगर धौलावीरा को ही सिर्फ मात्र, यानी धौलावीरा को ही मात्र 3 भागों में विभाजित किया गया या बांटा गया था, यानी दुर्ग टीला, मध्यम टीला और नगरी टीला। यहाँ पर था जो दुर्ग टीला था, इसमें सिर्फ राजा का निवास होता था, और मध्यम टीला था तो राजा से संबंधित जो भी अधिकारी या शासकीय लोग जो थे, ठीक है, उनका निवास होता था। ठीक है, और नगर टीला यानी प्रजा, सबसे निम्न वर्ग के लोगों का निवास होता था।
फिर है नगर और दुर्ग 4 दीवारी ऊंची ऊंची चौड़ी रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। नगर और दुर्ग ऊंची ऊंची रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। ठीक। हड़प्पा की नगर व्यवस्था, हड़प्पा के नगर क्या है? हड़प्पा के नगर दुर्ग को माउंट ए तथा बी में और तथा माउंट एफ में बांटा गया है तथा माउंट एफ से अन्नागार प्राप्त होते हैं। ठीक है, माउंट एफ से अन्नागार प्राप्त होते हैं। और अभी मैंने बताया था आपको कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। वहां से मैंने ग्रेट ग्रेनरी की बात की थी। अन्नागार जो है कई ऐसे 2 मंजिला अन्नागार ये हड़प्पा से छोटे छोटे प्राप्त हुए हैं, काफी ज्यादा 1 मंजिला छोटे छोटे। और जो बृहद अन्नागार यानी ग्रेट ग्रेनरी जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक। अब है मोहनजोदड़ो की स्थापत्य कला यानी स्नानागार, ग्रेट बात। इसमें स्थित जल कुंड को पक्की ईंटों से बनाया गया है तथा ईंटों की चिनाई जिप्सम से की गई है। ईंटों की दराजों को भरने के लिए डामर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रयोग किया गया है तथा बाहर की दीवार पर बिटुमन का 1 इंच मोटा लेप लगाया गया है ताकि जो है पानी लीकेज ना हो। डामर जो है जल अवरोधक होता है और बिटुमन डामर का ही रूप होता है। ये दोनों जल अवरोधक होते हैं, इनको लगाया जाता है तो लीकेज नहीं होती है। इस स्नानागार में उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार की माप है, ये फीट में है, 39 × 23 × 8 फीट है। 11.88 × 7.1 × 2.43 मीटर। दोनों माप इंपॉर्टेंट है, हालांकि फिट वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है नोट करके कि मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। अन्नागार, ठीक है, यहाँ पर विशाल अन्नागार, माप 45 × 72 × 22.86 वर्ग मीटर। पुरोहितों का आवास है ये। ठीक है, माप है, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं सारे। माप है 70.1 × 23.77 वर्ग मीटर। ये है अन्नागार। देखो रेड कलर की ये ईंटें दिख रही हैं। यहाँ पर देखो ये रेड कलर की ईंटें दिख रही हैं। ठीक है, तो इसकी ईंटें क्या हैं, पक्की ईंटें बनाई हुई थी। ये पक्की ईंटें बनाई हुई हैं। ये यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं और इसकी जो माप ये बताई गई है। ठीक है, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है माप में बताया गया है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सीढ़ियां बनाई गई। ठीक, तो ये ध्यान रखना, बाकी दोनों तरफ में सीढ़ियां नहीं बनी हुई हैं। ठीक है, ये आपका अन्नागार, अन्नागार नहीं स्नानागार है। ठीक। सभा भवन, ये माप 27 × 27 वर्ग मीटर यानी 90 × 90 फीट है। अन्य विशेषताएं, यहाँ के भवनों की नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग है, कालीबंगा में कच्ची ईंटों। जी भैया जी। हम्म, ठीक। अगला पॉइंट है कालीबंगा में कच्ची ईंटों की नालियां हैं और लकड़ी की नालियां बनाई गई हैं। यहाँ की ईंटें, ये नहीं कटा, यहाँ की ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी जिनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:2:1 होता था। 4:2:1 होता था। जब पुरानी ईंटें आप देखेंगे तो जैसे हवेलियों में अभी क्या है, हवेलियां जैसे बनाई बनाई हुई हैं, तो देखो जो लखीमपुर के लोग हैं तो यहाँ चले जाएं, ओयल में चले जाएं या फिर रानी चंद्रभान कुंवर जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां चले जाएं। वो राजा की गढ़ी है, उसको स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार की ईंटें मिलती हैं और उसमें जो है क्या है, राज्य की यानी प्राचीन शासनीय व्यवस्था और भूल भुलैया टाइम में सारी चीजें बनी हुई हैं। बाकी बाहर के लोग हैं तो अपने यहाँ कुछ भी हो वो देख सकते हो, सर्च करके देख सकते हो। बाकी सबसे छोटी ईंटों का प्रयोग मोहनजोदड़ो में किया गया है। ठीक। सिंधु घाटी की चित्रकला, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के साक्ष्य बर्तनों व मोहरों पर मिले हैं।
दो चीजों पर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। तो ठीक है, दो चीजों में यहाँ पर कला और उसके दो चीजों पर साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? ठीक है, तो बर्तनों और मोहरों पर। ठीक, बर्तनों और मोहरों पर प्रमुख रूप से। अच्छा देखिए, पहले सुन लीजिए, चित्रकला के साक्ष्य बर्तनों और मोहरों पर मिले हैं, और लिपि के साक्ष्य भी बर्तनों और मोहरों पर मिले हुए हैं, दोनों के दोनों जगह पर मिले हैं। बाकी चित्रकला प्रमुख रूप से बर्तनों पर है, ठीक है, और यहाँ पर मोहरों पर भी है। ये जो पशुओं की आकृतियां और योगी की आकृतियां जो बनी है, मछली वगैरह की आकृतियां है, चित्रात्मक लिपि है, तो वो चित्रकला के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन जो बर्तन है, ये मृदभांड थे, मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े आकार में बनाए गए थे। यहाँ पर सुंदर आलेखन भी किया गया है, और सुंदर अच्छे तरीके से यहाँ पर चित्रों का निर्माण किया गया है। ठीक, वो चीज ध्यान रखना है कि चित्रकला के प्रमुख साक्ष्य बर्तनों पर हैं, और जो है लिपि के साक्ष्य मोहरों पर मिलते हैं। बाकी दोनों दोनों के साक्ष्य हैं। चित्रकला मोहरों पर भी है, बर्तनों पर है। प्रमुख रूप से चित्रकला बर्तनों पर है, और लिपि मोहरों पर भी है और बर्तनों पर है। प्रमुख रूप से लिपि मोहरों पर है, ठीक है, बर्तनों पर गौड़ है। जो बर्तनों पर मिली थी लिपि के साथ से, उन्हें भांडा लेख कहा गया था। हल्की हल्की मिली है, छोटी छोटी, मतलब कम मात्रा में। बाकी मोहरों पर प्रमुख रूप से लेख मिलते हैं। फिर मोहरों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं का भी अंकन किया गया है, साथ ही मनुष्यों का भी अंकन किया गया है। मृद भांडों पर प्रमुख रूप से पक्षी, मोर, मुर्गा, कबूतर व पेड़ पौधे, पीपल, खजूर, नीम, केला आदि का अंकन किया गया है। इसके लिए अतिरिक्त लहरदार रेखाएं, यानी लहरदार रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? लयात्मक रेखाएं, त्रिभुज तथा अन्य ज्यामितीय रूपों का भी अंकन किया गया या दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता में लिपि के साक्ष्य मोहरों व मृदभांडों पर मिलते हैं। ठीक? लिपि के साक्ष्य सिंधु घाटी में लिपि के साक्ष्य मोहरों व मृदभांडों पर मिलते हैं। इस सभ्यता में 64 मूल अक्षर तथा 400 चित्राक्षर प्राप्त होते हैं। इन चित्राक्षरों को पिक्टोग्राफी तथा ब्रुष्टोफेदम भी कहा जाता है। तो वो ध्यान रखना कि पिक्टोग्राफी या ब्रुष्टोफेदम कहाँ की लिपि कहा जाता है, तो चित्रात्मक लिपि को कहा जाता है। ये कहाँ की है? तो ये सिंधु सभ्यता की है। ठीक, फिर सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम विद्वान हैं। फिर इस लिपि की खोज देखो 1853 की डेट है, वो पहले हो गई थी। 1873 ये बाद में। 1853 में सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त हुआ। कहाँ से? हड़प्पा से। जो 1853 से 1873 तक जो है वो चला था, उत्खनन कार्य चला था। तो 1853 से 73, और 73 में कनिंघम ने यह विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। फिर 1925 में संपूर्ण लिपि हड़प्पा की प्रकाश में आ गई। नहीं, 1923 की बात है, सॉरी। 1923 में संपूर्ण लिपि हड़प्पा की प्रकाश में आ गई, यानी सामने आ गई। और 1925 ईस्वी में सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास एल ए बाइडल ने किया। किसने किया? तो एल ए बाइडल ने किया। ये हैं एल ए बाइडल, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया। 1934 ईस्वी में वैज्ञानिक पद्धति से इस लिपि को पढ़ने का प्रयास हंटर महोदय ने किया। अब देखो सिंधु घाटी की मृदभांड कला। यहाँ बर्तनों को लाल रंग से रंगने के बाद काले रंग में चित्रांकन किया गया है, जिन्हें ब्लैक ऑन रेड सरफेस, लाल रंग से रंगने के बाद काले रंग से चित्रांकन। ऑन रेड यानी लाल पर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक रंग से यानी काले रंग से चित्रकारी। ठीक, इन बर्तनों को चाक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चक्र के द्वारा पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना बर्तनों को किस विधि में बनाया? चक्र विधि लिख करके आया था, तो ध्यान रखना चाक या चक्र विधि, क्योंकि घूर्णन विधि भी कह सकते हो, क्योंकि इसको घुमा करके बनाया जाता है, तो वो भी बात सही है। फिर अगला पॉइंट है, इन बर्तनों को चाक के द्वारा बनाया गया था। मृदभांडों पर की गई चित्रकारी तकनीक को ब्लैक ऑन रेड सरफेस कहा गया। ठीक है, नोट करके पॉइंट है, सिंधु घाटी की मृदभांड कला लोक शैली के अंतर्गत आती है, या लोक शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो मोहर कला थी वो परिष्कृत शैली के अंतर्गत आती है।
सिंधु घाटी की आभूषण कला। भारत में प्रथम बार सिंधु घाटी की आभूषण कला यानी सिंधु घाटी में आभूषण कला प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यानी जन्म हुआ था लेखन कला का भी, मूर्ति कला का भी और आभूषण कला का भी। ठीक है, और नगरी कला यानी वास्तुकला का भी। ठीक, प्रमुख रूप से आभूषण किस चीज के बनाए थे, ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामग्री याद रखना कि किसी किस सामग्री के बने थे। पत्थर के, हाथी दांत के, शंख के व सोना, चांदी, मिट्टी। लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, लोहा नहीं है, एल्युमिनियम या स्टील नहीं। अगर ये जहां भी माध्यम होंगे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको ये माध्यम ध्यान रखना किस किस चीजों के बने। आभूषणों में प्रमुख रूप से क्या है, गले का हार है, कर्णफूल यानी कान के फूल है, कमरबंद वही करधनी, भुजबंद यानी बाजू में जो पहनने वाले कड़े आदि पाए गए हैं। हड़प्पा से छालरियों वाला हार पाया गया है। कुड़ाल यानी हरियाणा हरियाणा में जो कुड़ाल पड़ता है, कुड़ाल मीताथल हरियाणा का। ठीक है, तो कुड़ाल जो स्थल है वहां से चांदी के दो मुकुट मिले हुए हैं। अच्छा, टेराकोटा में जो है मूर्तियां प्राप्त हुई तो ये खिलौने की प्रतिमा है। ठीक है, ये खिलौने की है। अब ये जो प्रतिमा है ये क्या है कि प्रतिमा है घोड़े की प्रतिमा है। सीधे बुक में आप पढ़ते हो कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उन वासियों को घोड़े की जानकारी नहीं थी और अशोक वृक्ष की जानकारी नहीं थी। ठीक है, अशोक की जगह पीपल या अशोक आते हैं दो, तो पीपल का वृक्ष नहीं होगा, अशोक नहीं होगा। अच्छा, घोड़े की जानकारी तो नहीं है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, घोड़े की मृण मूर्तियां भी मिलती हैं, पूछा जा चुका है 2 बार, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सीधे ये भी लिखा मिलता है कि घोड़े का ज्ञान नहीं था, तो वो भी चीज सही है। ये जो है मछली की आकृति है, मछली की है किसी और की है। खिलौने हैं टेराकोटा, नाम नहीं लिखा मिला था, ये घोड़े की है, कंफर्म है। ठीक है, ये घोड़े की कंफर्म है और ये आकृति आप पहचान लीजिए, चाहे कि आपको लगे या खिलौने हैं, बस। ये है आभूषण कला। ये आभूषण कला है। ये जो हार है, ठीक है, ये वाला इतना भारी वाला, हाँ, ये 6 लरियों वाला हार है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 लरियां हैं इसमें, तो ये 6 लरियों वाला हार है। बाकी ये सारे आभूषण रखे हुए हैं। ठीक है, ये आभूषण रखे हुए हैं, तो ये आभूषण थे। सिंधु घाटी की प्रमुख मोहरें। मोहरों का आकार, प्रमुख मोहरें वर्गाकार है। ठीक है, फिर आयताकार एक बार डीएसएसबी में चल गया, सही हो गया। ठीक है, नहीं माना तो ये हो गया अपवाद। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा से मिली हैं, जिनका संबंध मेसोपोटामिया में है, तो ये वहां से मिली हैं। अब बेलनाकार को ढोलनाकार कह सकते हैं या सिलेंडरशील कह सकते हैं। अगर चारों ऑप्शन हो, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मोहरों सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं या कौन सी मोहरें हैं, तो इसमें सिर्फ आप वर्गाकार लगाएंगे, सही होगा। अगर नहीं सही होता है तो आप फीडबैक देते हैं, तब भी ये सही हो जाएगा। बाकी अगर वर्गाकार नहीं तो आयताकार बेशक लगाएंगे आप। आयताकार नहीं हुआ तो बेलनाकार या ढोलनाकार या सिलेंडरशील। हम्म। माप होरों की 2.5 गुड़े 1.4 सेंटीमीटर है। अन्य माप है तो 2.8 गुड़े 2.8 गुड़े 1.5 सेंटीमीटर। अब जो मोहरों का माध्यम है यानी किस माध्यम में मोहरें बनाई गई, तो स्टेटाइट पत्थर या सिलखड़ी पत्थर, जिसे टेराकोटा मिट्टी या कचली मिट्टी कह सकते हो। अन्य विशेषता, यह मोहरें रिलीफ यानी उभारदार पद्धति में बनाई गई हैं। ठीक है, इन मोहरों पर एक श्रृंगी बुल या पशु का अंकन सर्वाधिक है। अब प्रमुख बात की जाए तो एक श्रृंगी बुल वाली मोहर अब सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक प्रमुख मानी गई। मोहर की संख्या 1200 से 2000 या 1200 या 2000, या इसके बीच में कोई भी संख्या जो होगी वो मैच करते ही मिलेगी अगर पूछता है। बाकी संख्या अगर इस तरह से है तो यहाँ से या तो 12 से आए या 200 2000, ऐसे ही सीधे। प्रमुख मोहर, हम्प्ड बुल या नटुआ बैल या कुकुदमान या वृषभ, जिसकी खोज कनिंघम ने की थी। प्राप्त स्थल हड़प्पा से। कुकुदमान, वृषभ या हम्प्ड बुल या नटुआ बैल हाँ होता है कुबड़दार। कुकुदमान का होता है कुबड़दार, जिसका ऊंचा ऊंचा कुबड़ होता है, ठिल्ला जिसको बोलते हैं। समय कब खोजा था, 1853 ईस्वी में। सिंधु घाटी की मोहरों की कला परिष्कृत कला के अंतर्गत या परिष्कृत शैली के अंतर्गत आती है। ठीक,
अब ये है पशुपत शिव वाली मोहर, इसको योगी वाली मूर्ति, ठीक है, आदि योगी मतलब मोहर भी कहा जाता है। प्राप्त स्थल मोहनजोदड़ो से, खोज 1930 में अर्नेस्ट मैके ने। माध्यम पत्थर है इसका, ठीक है। माप है 3.4 गुणे 3.4 1.4 सेंटीमीटर। अन्य विशेषता, इस मोहर के मध्य भाग में त्रिनेत्रधारी एक योगी को अंकित किया गया है, जिसकी संज्ञा शिव से की जाती है। सर्जन मार्शल ने इसे आदि शिव या पशुपति शिव या आदि योगी का माना है। इस मोहर के मध्य भाग में बनी मुख्य आकृति की बाईं ओर गैंडा व भैंसा बना हुआ है, तथा मुख्य आकृति की दाईं ओर हाथी और बाघ मिल बना हुआ है। बाघ के चक्कर में शेर मत लगाना, गलत हो जाएगा। शेर के अंकन वाली कहीं मोहर नहीं मिलेगी। ठीक? शेर, हाथी व बाघ को अंकित किया गया है, तथा बाघ के ऊपर एक मनुष्य का अंकन है या आकृति है। मुख्य आकृति के पैरों के पास दो हिरणों को दर्शाया गया है, ठीक है। मुख्य आकृति का सिर के ऊपर लिपि युक्त लेख लिखा हुआ है, ठीक है, तथा मुख्य आकृति यानी शिव के सिर के ऊपर एक त्रिशूल नुमा आवरण दिखाया गया है, तथा शिव को पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। ये है मोहर पशुपति शिव की, ठीक है। तो इसमें जो ये दिख रहा है, ये ये रुक जाइए, कलर चेंज करता हूँ। ये देखो, और ये त्रिशूल बना है, ये त्रिशूल बना है, ये फेस है इनका, ठीक है। ये वो है, गला पहने हुए हैं, ये गला है, ये हाथ है इसके, ठीक है, ये हाथ है इसके, ये दोनों हाथ दिखाए गए हैं। अब इसके ऊपर ये जो है मछली नुमा लेख लेख विद लेख लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जानवर बना हुआ है, यहाँ पर ये जानवर बना हुआ है, और ये जानवर प्रतीत नहीं होते हैं, और ये जो बना हुआ है बाघ बना हुआ है, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये यहाँ पलथी मार के बैठे हुए हैं पद्मासन मुद्रा में। नीचे ये दो हिरणों का अंकित है, और ये मोहर का कोना इतना टूटा हुआ है, और ये कौन सा आकार है, ये वर्गाकार है, ठीक। ये है तुम्हारी कौन सी, एक श्रृंगी, एक श्रृंगी अर्थात एक सींग वाले, ठीक है। ये एक श्रृंगी बुल वाली मोहर है, ठीक है, ये चीज है। ये भी एक श्रृंगी बुल वाली है। अब देखो इसमें मूर्ति उभरी हुई दिख रही है, यानी उभार मुद्रा में बनी हुई है। चलिए अब अन्य तथ्य है सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता वास्तुकला या नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध रही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूर्ति कला का जन्म सिंधु सभ्यता से माना जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू पशु पशु वृषभ है, भैंसा है, थे। सिंधु सभ्यता में सिंह या शेर के मोहर वाली, कहीं शेर के अंकन वाली मोहर कहीं नहीं मिली है, ये ध्यान रखना। शेर के अंकन वाली मत लगाना, ठीक, बाघ वाली लगा सकते हो। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। अशोक के वृक्ष का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। पीपल वृक्ष ही लगाना अगर कहीं भी वृक्ष की बात आती। फिर है, सिंधु सभ्यता में के लोग मात्र देवी वृषभ पीपल पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का अत्यधिक व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त लोथल से हुए, सुरकोटदा से हुए, हड़प्पा सभ्यता से। प्रमुख लोथल है। हरियूपीय शब्द का संबंध मार्शल ने हड़प्पा से स्थापित किया है, तथा इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कपास की खेती सर्वप्रथम की सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया, इस कारण से सिंधन सभ्यता नाम दिया गया था। कपास की खेती के लिए मेसोपोटामिया वालों ने इसे सिंधु नाम तथा यूनानियों ने सिंडन नाम दिया था, ठीक है। गुजरात के राज्य के कुशन गांव से दो स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कुशन गांव जो है सैंधवकालीन स्थल माना जाता है। ये कहाँ से पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। बेलनाकार मोहरों की संख्या 6 प्राप्त हुई है। पिगाट ने सिंधु सभ्यता को जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता को तीसरी राजधानी किसे माना जाता है, तो कालीबंगा को माना जाता है। वो ध्यान करना आप या लिख लेना, इम्पोर्टेंट है।
लघु हड़प्पा लोथल को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार को माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। घोड़े के दांत व हड्डियों के साक्ष्य बलूचिस्तान के राना घुंडई से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी के लोग धार्मिक मूर्तियों के अंतर्गत मृत मूर्तियों को रखते थे जिनमें मातृ देवी की प्रतिमा थी। हड़प्पा के दुर्ग से 6 अन्नागार प्राप्त हुए। अभी मैंने बताया था हड़प्पा माउंट ए, माउंट बी, माउंट एफ में बांटा गया था, और माउंट एफ से अन्नागार प्राप्त हुए हैं, वो छोटे छोटे आकार प्राप्त हुए हैं अन्नागार, और जो बड़े आकार मिले हैं यानी ग्रेट गेनरी, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। प्रत्येक अन्नागार की माप जो है 15.23 गुणे 6.9 सेंटीमीटर में है। मोहनजोदड़ो से सीप तथा लोथल से हाथीदांत का बना स्क्र प्राप्त हुआ है। हड़प्पा चान्होदड़ों से बैलगाड़ी का इक्का प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कुंड हल रेखा के साथ कालीबंगा, मृतक के साथ बकरे दफनाने के साथ लोथल, पक्षी का पिंजड़ा मोहनजोदड़ो, मत्स्य शल्क रोपर, चावल के उत्पादन के साथ लोथल और रंगपुर, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में पड़ते हैं। बाजरे की खेती के साथ लोथल और सौराष्ट्र, लोथल कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र किसका प्राचीन नाम है? गुजरात का। सिंधु वासियों की प्रमुख फसल गेहूं व जौ। सैंधव सभ्यता के शांतिप्रिय सभ्यता थी। ठीक है। फसलों में गन्ना साक्ष्य, गन्ने का साक्ष्य नहीं मिलता है, तथा गौ पूजन तथा मंदिर के साक्ष्य भी नहीं मिलते। तांबे की मोहर लोथल से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त है जिस पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना गया है। सिंधु सभ्यता के लोग कब्र में एक ही व्यक्ति को दफन या रुक जाइए, सिंधु सभ्यता में एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता है, या दफनाया जाता था। परंतु परंतु कालीबंगा है। ठीक है। परंतु कालीबंगा से और लोथल से 3 ऐसे युगल समाधान मिले हैं। युगल अर्थात जोड़ा, यानी एक के साथ दूसरे को भी दफनाया गया है। फिर अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन करने वाले व्यक्ति कनिंघम तथा बाद में सर्जन मार्शल व दयाराम साहनी है। प्रमुख रूप से कनिंघम, बाद में सर्जन मार्शल, फिर बाद में दयाराम साहनी। लोथल से प्राप्त मृदभांड में एक वृक्ष पर दो मुंह में मछली पकड़े हुए दर्शाया गया है, तथा नीचे एक लोमड़ी है, लोमड़ी का चित्र अंकित है। यह पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से दर्शाया गया है, यह प्रेरित है। लोथल की नगर व्यवस्था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये पॉइंट है, कालीबंगा को कहते हैं। सिंधु वासियों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी की मूर्तियां चिकोटी विधि से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया से संबंध का कारण व्यापार था। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर मात्र देवी की मूर्तियों को प्रमुख माना गया था, और यहाँ पर मात्र देवी की पूजा होती थी। ठीक है। यानी माता यानी नारी वर्ग को प्रधान माना गया था, जो कि अभी भी चल रहा है। यानी मोदी जी ने भी नारी वर्ग को मुखिया बना रखा है घर का। हाँ, ठीक। सिंधु सभ्यता में केवल 7 सैंधव स्थलों की को नगर की संज्ञा दी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में केवल 7 ऐसे स्थल थे जिनको नगर की संज्ञा दी गई थी, और प्रमुख रूप से परिपक्व प्रमाणित नगर 2 माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। और इन 7 नगरों में कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, धौलावीरा। ठीक है। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई थी, तो 7 नगरों की स्थलों को, और वो ये स्थल हैं। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से परिपक्व प्रमाणित नगर कौन से हैं, तो 2 नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाने वाला प्रथम स्थल मोहनजोदड़ो है, जो 1980 में शामिल किया गया था। लोथल से मिले पत्थर के बाट 16 अनुपात में बने हैं। सिंधु सभ्यता में मकान ग्रिल या जाल पद्धति द्वारा बनाए गए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा आपको, याद भी करना पड़ेगा। फारस की लोथल से प्राप्त हुई, फारस की मोहर है यहाँ पर। ठीक है। मोहर, फारस की मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। इसमें यह सिद्ध होता है कि लोथल एक पश्चिमी एशियाई व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक। अब ये पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार के संबंध है। आयातित वस्तु और देश, मतलब कहाँ से किस देश से किस वस्तु को आयातित किया जाता था। लाजवर्दी यानी हरा रंग या टेरावर्ड, ये अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। टिन कहाँ से? तो ईरान से। तांबा व सिलखड़ी पत्थर बलूचिस्तान, राजस्थान से।
बदख्शा नीले रंग की मड़िया जो होती थी वो कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान से। फिर है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। मार्टिन व्हीलर ने क्या कहा है? भूकंप के कारण व आर्यों के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सर मार्शल ने कहा प्रशासनिक स्थिरता व भूकंप के कारण। सर अर्नेस्ट ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण। अर्नेस्ट मैके ने कहा बाढ़ के कारण। दो तथ्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दो तथ्य आ सकते हैं। एक तो ये मैंने अभी बताया था, अभी नहीं कल बताया था, कि जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, यानी सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, और वैदिक सभ्यता के निर्माता या कौन थे? आर्य थे। तो ये आर्य वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है अर्नेस्ट मैके वाला, बाढ़ वाला, कि सिंधु सभ्यता का विनाश कितनी बार हुआ बाढ़ के कारण? तो 7 बार पूछा जाता है, 7 बार, ठीक है। 7 बार बाढ़ के कारण, बाढ़ के बाढ़ के कारण, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाढ़ वाला, ठीक है। बाढ़ वाला पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, आता भी है। सिंधु सभ्यता आपकी पूरी हो गई, बिल्कुल कंप्लीट है, और टाइम भी कंप्लीट है, मतलब पूरी खत्म हो गई सिंधु सभ्यता। वैसे 2 या 3 दिन में खत्म हो पाती, तो जब समझाना होगा ओरल ओरल तो